अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्लूरल इफ्यूजन। अपने बुक का निकाले पेज नंबर 49। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन आप सब जानते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन हम कैसे कहते हैं, जब आपके पास प्लूरल कैविटी है ना, ये प्लूरल कैविटी है। प्लूरल कैविटी में फ्लूइड एलिवेट हो जाता है, फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है अपने नॉर्मल कंसंट्रेशन से, इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, अब प्लूरल इफ्यूजन के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, इसके दो बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है, टू टाइप्स है। एक आपके पास है loculated pleural effusion and the second one is non-loculated प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, अब लॉक्यूलेटेड की अगर हम बात करते हैं तो लॉक्यूलेटेड का मतलब ये है कि जब कभी आपकी जो ये प्लूरल कैविटी है जिनमें इफ्यूजन हुआ है, जिनमें फ्लूइड एक्युमुलेशन हुई है, ये इफ्यूजन सेप्टास बनाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं थ्रू सेप्टास। ठीक है, इनमें जो है वो बाउंड्री सी बन जाती है, लहदगी हो जाती है इनमें। फॉर एग्जांपल ये पहले ऐसे थे, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे थे, इसकी हम बाद में बात करेंगे। अब इनमें सेप्टास बन गए हैं, ठीक है, इस तरह। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, लॉक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये लॉक्यूल्स जब बनते हैं ना, इसकी अगर हम काज की बात करें तो इसका 100% या 90% काज जो है ना वो एडहेशन है। कोई भी ऐसी डिजीज जो एडहेशन काज करती है, एडहेशन का मतलब क्या है, चिपकाव, जैसे हम कहते हैं कि चिपकाव काज करती है और वो लीड करती है टू द लॉक्यूलेशन, एंड लॉक्यूलेशन जब हो जाता है इसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, इसकी जो दो लेयर्स है ना, एडहेशन अब कैसे हो गई, इसकी जो दो लेयर से पहले नॉर्मली फ्लूइड फ्रीली मूव कर रहा था, लेकिन अब इसमें ये जो लेयर्स है ना ये आपस में एडहेशन कर रहे हैं, चिपकाव की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान इस तरह जो है वो बन जाते हैं लॉक्यूल्स। ठीक है, सेपरेशन बन जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन। सेप्टास बन जाती है, सेप्टास फॉर्मेशन हो जाती है। जो नॉन लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन है इसमें फ्लूइड एलिवेट तो होगा, लेकिन ये फ्रीली मूवेबल फ्लूइड है। ये अब विजरा और पेरिटल प्लूरल कैविटी जो लेयर्स है ना कैविटी में, अब ये फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में जो है ना डिफरेंस इनका याद रखना है। अब ये जो लॉक्यूलेटेड है ना, इनमें जो लॉक्यूल्स बने हैं, ये जो सेप्टास बन रहे हैं, ये देखिए ये, अब ये अगर आप चेस्ट एक्सरे पे देखते हो ना, चेस्ट एक्सरे पे, तो ये ट्यूमर्स को मिमिक कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई ट्यूमर हो, प्लूरल ट्यूमर्स हो। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज आ जाए कि अगर चेस्ट एक्सरे है, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू हो कि चेस्ट एक्सरे है और उस पर हमें ट्यूमर टाइप कुछ नजर आ रहा है, तो व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोसिस। तो चेस्ट एक्सरे पे हमेशा याद रखें, आपको ट्यूमर्स, लेजन्स, ये चीजें ठीक से डायग्नोज नहीं होती तो आपने कहना है कि वो मोस्ट कॉमनली आपको मिमिक कर रहा है लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन को। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब जाते हैं पूरे काजेज ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन पे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, काजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। अब सबसे पहले जो इसका बेस्ट काज है ना वो है इन्फेक्शन। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हमारे पास अगर होता है तो वो प्लूरल इफ्यूजन को लीड करता है। जैसे इन्फेक्शन हमने एक पैथोलॉजी पढ़ी थी, वो थी नमूनिया, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि नमूनिया इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई है। ठीक है, मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको। अब अगर इस नमूनिया, इस इन्फेक्शन के साथ आपके पास लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाए, ठीक है, अब नमूनिया तो है ऑलरेडी, एल्वोलाई और जो लंग है वो इन्फेक्टेड है, फ्लूइड उसमें है, इन्फेक्शन है, लेकिन अगर वो लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन भी उसके साथ हो जाता है, ये वाली कंडीशन आपको इंडिकेट करवाएगी इम्पाइमा। ठीक है, व्हाट इज इम्पाइमा, इम्पाइमा इज पस इन प्लूरल कैविटी। ठीक है, प्लूरल कैविटी में जब आपके पास
पस की एक्युमुलेशन हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पाइमा। तो हमेशा याद रखें कि अगर नमूनिया होगा वो लीड करेगा लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन के साथ, ठीक है। तो अब वो जो लॉक्यूल्स है ना जो बने हैं इन द प्लूरल कैविटी, जो सेप्टेशंस है, अब उनमें इंफेक्शन भी, फ्लूइड तो है पहले से ही, लेकिन अब वो इंफेक्शियस हो गया है, ठीक है, इंफेक्शियस हो गया है, तो वो लीड करेगा टू द इम्पाइमा कंडीशन कि अब यहां पर इंफेक्शन हो गया है, मतलब पस फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर काज थी प्लूरल इफ्यूजन के, विच इज इंफेक्शन। सेकेंड नंबर अपने पास नोट कर ले, सबफ्रीनिक एब्सिस। व्हाट इज सबफ्रीनिक एब्सिस? सबफ्रीनिक एब्सिस, एब्सिस तो आप जानते हो ना कि एब्सिस हम कहते हैं पस एक्युमुलेशन को या फ्लूइड एक्युमुलेशन को, ठीक है। अब ये पस एक्युमुलेशन जब हो जाती है, पस एक्युमुलेशन जब हो जाती है बिटवीन विच स्पेसेस, अगर हम बोले तो ये होती है बिटवीन द डायफ्राम, ठीक है, बिटवीन डायफ्राम, लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। लिवर, डायफ्राम और स्प्लीन के दरमियान जब ये एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड या पस हो जाता है, इसको हम सबफ्रीनिक एब्सिस कहते हैं। अच्छा, इसका अब मेन काज क्या है, ठीक है। अब इसका मेन काज जो है ना, मेन काज ये है सर्जरी। कभी कभार सर्जरी के दौरान इस तरह की जो है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि पस एक्युमुलेट हो जाता है बिटवीन दीज ऑर्गन्स, ठीक है, और वो लीड करता है फिर किस चीज को, प्लूरल इफ्यूजन को बाद में। तो प्लूरल इफ्यूजन का इनडायरेक्ट काज जो है वो एक सर्जरी है, कि सर्जरी और जो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स होती हैं उनमें भी प्लूरल इफ्यूजन काज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे मेन रीजन जो है वो सबफ्रीनिक एब्सिस है, ठीक है। अब थर्ड नंबर अपने पास नोट कर ले काजेस में, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, ठीक है, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। अब इसके नाम से जाहिर है कि ये क्या चीज है, मैलिग्नेंट हम कहते हैं स्प्रेडेड को, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फैलाव वाली जो है पैथोलॉजी होती है हमारे पास, जल्दी जल्दी फैलती है, ग्रोथ उनका हाई होता है, ठीक है। अब न्यूप्लाज्म हम कहते हैं कि हमारे पास एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। अब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो लीड कर रही है स्प्रेडेड माहौल को, वो जल्दी जल्दी जो है स्प्रेड हो रही है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना वो तेज है। अब फॉर एग्जांपल अगर प्लूरल मिड्स हो, ठीक है, प्लूरल मिड्स हो, मेटास्टेसिस, अगर लंग में कोई मेटास्टेसिस हो तो वो क्या करेगा, वो प्लूरल इफ्यूजन को लीड करेगा, क्या करेगा, प्लूरल इफ्यूजन को लीड करेगा। और हाँ, हमेशा याद रखिए ये जो मेट्स है ना, मेटास्टेसिस है अगर लंग में है तो वो हमेशा आपको सीटी पे, अल्ट्रासाउंड पे या एमआरआई पे दिख सकता है, हमेशा याद रखनी है ये बात। ट्यूमर्स हो गए, मेटास्टेसिस हो गई, कोई भी किस्म का लेजन वगैरह हो गया, वो कभी भी आपको चेस्ट एक्सरे पे नजर नहीं आएगा, उसके लिए आप हमेशा जाना होगा किस चीज पे, सीटी, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई पे, ठीक है। एक तो ये है कि अगर प्लूरल मेट्स हुए तो प्लूरल इफ्यूजन की तरफ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर, आपके पास इस मैलिग्नेंसी की वजह से, मैलिग्नेंसी इसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन बहुत लार्ज दिख सकता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड दिख सकता है। अगर आपके बुक में गिवन है एक लाइन, अगर यही मैलिग्नेंसी आपके पास ब्रोंकोजेनिक हो, ठीक है, या मैलिग्नेंट मीजोथेल्मिया हो, ठीक है। अब ब्रोंकोजेनिक और मीजोथेल्मिया, मीजोथिलोमिया, अब मैं ब्रोंकोजेनिक तो आप जानते हैं कि ब्रोंकस क्या जो हमारे पास कार्सिनोमा होता है वो मैलिग्नेंसी को लीड करता है और वो लीड करता है लार्ज प्लूरल इफ्यूजन को। लेकिन जो आपके पास होता है मीजोथेलीमिया होता है, ये वो कार्सिनोमा होता है जब आपके पास लंग की जो लाइनिंग है ना, लंग लाइनिंग्स है, उनमें जो है वो कैंसर काज हो जाए, उनमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन काज हो जाए, जो मैलिग्नेंसी को लीड करता है और वो प्लूरल इफ्यूजन को लीड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर पे अगर हमारे पास देखो तो वो है कार्डिक फेलियर, ठीक है। कार्डिक फेलियर प्लूरल इफ्यूजन को लीड करेगा, बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन। बायलेटरल का क्या मतलब है कि दोनों लंग्स में अब प्लूरल इफ्यूजन उसकी वजह से हो सकता है। अब व्हाट इज मीन बाय लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि जब आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग में चला जाता है, लंग में वो क्या हो जाता है,
वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड देन दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपना काम करना छोड़ दिया है, दे आर अनएबल टू सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द आयोटा थ्रू द आयोटा टू द होल बॉडी, ठीक है। अब इसने अपना काम करना छोड़ दिया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा। ब्लड यहाँ से तो ऊपर नहीं जा रहा ना आयोटा की तरफ, यहाँ पे इसने आयोटा की तरफ जाना है। अब ये ऊपर नहीं जा रहा, ये एक्यूमुलेट होगा और कोशिश करेगा कि वो वापस लंग की तरफ चला जाए, ठीक है। क्या होगा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो अपना काम नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। वो नॉन फंक्शनल हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड बैक हुआ, ब्लड बैक टू लंग्स, ठीक है। जब लंग्स की तरफ ब्लड दोबारा चला गया उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से पल्मोनरी कॉन्जेशन काज हुई। व्हाट इज मीन बाय पल्मोनरी कॉन्जेशन? पल्मोनरी कॉन्जेशन मीन कि अब ब्लड अकोमुलेशन इन द ब्लड हो गई है, इन द लंग्स हो गई है, ब्लड या फ्लूइड अकोमुलेशन हम कह सकते हैं। ये कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। कॉन्जेस्टिव किसे कहते हैं? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर हम कहते हैं कि जब हमारे पास जो हार्ट है ना उसका कोई भी एक चेम्बर वो अपनी पंपिंग ठीक से नहीं कर रहा, इसको हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं और वो लीड कर रहा है प्लूरल इफ्यूजन को, पल्मोनरी कॉन्जेस्शन को, ठीक है। अब ऑन द चेस्ट एक्सरे ये आपको कैसे नजर आ सकती है? अगर आप चेस्ट एक्सरे पे देखो ना तो चेस्ट एक्सरे पे आपके पास सीटीआर डिस्टर्ब होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अगर आप देखते हो ना तो हार्ट की शेप जो है वो चेंज होगी या हार्ट साइज चेंज होगा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा आपको नजर आएगा, पल्मोनरी एडिमा स्वेलिंग इन द लंग, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा नजर आ सकता है, पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन नजर आ सकती है, ठीक है। पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन, ठीक है। तो सिर्फ जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है उसका सिर्फ एक इंडिकेशन ये नहीं है कि आपके पास पल्मोनरी कॉन्जेस्शन हो, उसके साथ साथ आपके पास चेस्ट एक्सरे पे ये 3 कंडीशन भी नजर आ सकती है, ठीक है। तो देन आपको पता चलेगा कि ये जो प्लूरल इफ्यूजन हुआ है ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से ऑकर हुआ है हमारे पास, ठीक है। 5th नंबर पे हमारे पास है पल्मोनरी इन्फार्क्शन। इसका मैंने एक फ्लो चार्ट आपके लिए बना लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डीप वीन थ्रोम्बोसिस हो गई, ठीक है। अब जब वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है ना मतलब कि जो डीप वेन्स है ना हमारे पास लेग्स में मोस्ट कॉमनली, ठीक है, लेग्स में इस तरह हमारे पास जो है वो थ्रोम्ब हो गया, ठीक है। अब एक वेन है उसमें थ्रोम्ब हो गया, अब वो ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लड फ्लो की वजह से वो इम्बोलिज्म पे आ रहा है, फ्री फ्लोइंग क्लॉट पे आ रहा है, ठीक है। अब उसने क्या कर लिया, पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी इम्बोलिज्म काज की, ठीक है। जब वो पल्मोनरी इम्बोलिज्म काज करेगा मतलब अब उसने एक किस्म का ब्लॉकेज काज कर दिया है टू द लंग। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है? लंग की तरफ जा रही है ना। अब अगर इधर इम्बोलिज्म है, ब्लॉकेज है, तो यहाँ पे इस्कीमिया होगा, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से जब यहाँ पे जो पेरेन्काइमल टिश्यूज है या कोई भी टिश्यूज की तरफ पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, अब वो इस्कीमिया हुआ वहां पे, ठीक है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फार्क्शन को काज करेगा, क्योंकि जब ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है तो वहां पे टिश्यू डेथ हो जाती है, इन्फार्क्शन हो जाती है, ठीक है। अब ये टिश्यू डेथ क्या करेगा, या जब टिश्यू डेथ हमारे पास होगी, इन्फार्क्शन होगी, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पल्मोनरी इफ्यूजन को लीड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हो गया पल्मोनरी इन्फार्क्शन के हवाले से। अब ये जो हमारे पास है ना प्लूरल इफ्यूजन जो इन्फार्क्शन से काज हुई है, प्लूरल इफ्यूजन पल्मोनरी इन्फार्क्शन से जो काज होती है ना, हमेशा इसके बारे में याद रखें कि ये एक तो हमारे पास स्मॉल होगी,
ठीक है, और दूसरा ये यूनिलेटरल होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, वो बायलेटरल कंडीशन थी, दोनों लंग्स में हो रही थी। लेकिन जो हमारे पास पल्मोनरी इंफार्क्शन है, ये जो पल्मोनरी फ्यूजन को काज करेगा, ये स्मॉल भी होगा और यूनिलेटरल, मतलब जिस लंग की तरफ डिस्टर्बेंस हुई है ना, जिस लंग की तरफ पल्मोनरी आर्टरी डिस्टर्ब हुआ है, वही लंग आपके पास इंफार्क्टेड होगा और उसी लंग में ही प्लूरल इफ्यूजन ऑकर होगी आपके पास, ठीक है। अब जो कोलेजन वस्कुलर डिजीजेस है ना, ये पहले तो आप समझ लें कि ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसको हम कनेक्टिव वस्कुलर डिजीज भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी कनेक्टिव टिश्यूज होती है ना बॉडी की, जैसे कोलेजन हो गया, ठीक है, या जो है इलास्टिन हो गया, ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज अटैक कर लेती हैं इन पे इम्यून सिस्टम, इसको हम इसलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास ये कनेक्टिव टिश्यूज है, ये तो आपको पता है ना कि प्लेउरल लाइनिंग में होती है, जो प्लेउरल लाइनिंग होती है ना, उनमें ये टिश्यूज आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये पाई जाती है। जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोलेजन वस्कुलर डिजीज होगी, तो यहाँ पे प्लूरल परमिएबिलिटी डिस्टर्ब होगी, प्लूरल स्पेस की जितनी भी परमिएबिलिटी है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से ये लीड करेगा इन्फ्लेमेशन को, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली लीड करेगा किसको, प्लूरल इफ्यूजन को, ठीक है। तो कोलेजन वस्कुलर डिजीज भी एक काज है जो कि कर रहा है किस चीज को, वो प्लूरल इफ्यूजन को लीड कर रहा है। कैसे? क्योंकि वहां पे प्लूरल परमिएबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। 7th नंबर पे अगर आप देखो तो आपके पास है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, कोई भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो या कोई एसाइड्स वगैरह हो, ठीक है, जो आपके पास स्मॉल वो होती है ना, इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसाइड्स कहते हैं जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास जो है वो बन जाए, फ्लूइड एक्युमुलेशन बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनके लाइनिंग्स में जब फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाती हैं, उनको हम एसाइड्स कहते हैं। तो कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो या कोई एसाइड्स हो, वो भी लीड कर सकता है टू द प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। अब अगर इसकी हम डायग्नोसिस पे आ जाए प्लूरल इफ्यूजन की ना, प्लूरल इफ्यूजन की डायग्नोसिस पे अगर हम आ जाएं, तो फर्स्ट नंबर हम चेस्ट एक्सरे लेते हैं, ठीक है। आपको पता है बेस्ट इंडिकेशन या बेस्ट डायग्नोसिस ऑन द चेस्ट एक्सरे हमारे पास एक है सीपी ब्लंट, ठीक है, सीपी ब्लंट, जो आपके पास एक एंगल या सीपी एंगल बना हुआ है ना बिटवीन द डायफ्राम एंड बिटवीन द लंग, वो आपको ब्लंट नजर आएगा। पहले ये शार्प होता है, लेकिन जब ब्लंट नजर आता है, आप प्रॉपरली डायग्नोस करते हो कि ये प्लूरल इफ्यूजन है। सेकंड नंबर, कभी कभार आपको वो फ्लूइड नजर नहीं आता, ठीक है, फ्लूइड नॉट सीन, या तो थोड़ा सा नजर आता है या नजर आता ही नहीं है, इसको हम कहते हैं सब पल्मोनरी इफ्यूजन, ठीक है, सब पल्मोनरी इफ्यूजन। अब ये इफ्यूजन आपको किस तरह विजुअलाइज होगा, सब पल्मोनरी इफ्यूजन जो है ना, ये कभी कभार ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका लंग है और ये डायफ्राम है, ये नॉर्मली डायफ्राम की शेप में नजर आएगा, मतलब थोड़ा सा अगर हम डायफ्राम को एलिवेट करें तो इस तरह लंग के ऊपर डायफ्रामेटिक शेप ये फ्लूइड नजर आएगा। हालांकि ये फ्लूइड होगा बिटवीन द, ये नजर आएगा आपको बिटवीन द लंग एंड डायफ्राम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब पल्मोनरी इफ्यूजन। तो चेस्ट एक्सरे पे हम सब पल्मोनरी इफ्यूजन के साथ फिर डायफ्राम को जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब हम पता नहीं चलता कि ये डायफ्राम है या ये फ्लूइड एक्युमुलेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर जो है, आप अल्ट्रासाउंड करते हो इसके लिए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे जब आप जाते हो तो अल्ट्रासाउंड पे फ्लूइड हमेशा याद रखें आपको अनइकोइक नजर आती है। व्हाट इज मीन बाय अनइकोइक, मतलब ब्लैक नजर आती है, ठीक है, फुल ब्लैक नजर आती है। लेकिन जब उसी फ्लूइड में कोई इम्प्यूरिटी हो, ठीक है, इम्प्यूरिटी मतलब कोई पस एक्युमुलेशन हुआ है, कोई इम्पाइमा है, पस एक्युमुलेशन को हम इम्पाइमा कहते हैं ना, तो उस कंडीशन में फिर वो फ्लूइड आपको हाइपोइकोइक नजर आएगा, हाइपोइकोइक नजर आएगा, मतलब उन फ्लूइड में फिर आपके पास इकोज नजर आएंगी,
ठीक है। दूसरा आप अपने बुक में नोट कर लें या अंडरलाइन कर लें, साइज एंड शेप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन भी आप इसमें देख सकते हो कि किस साइज का है, कौन सा शेप है उसका, या कंसंट्रेशन इसकी कौन कितनी है, कितना ज्यादा ये एलिवेट है। आप लॉक्यूलेटेड और नॉन लॉक्यूलेटेड के दरमियान डिफरेंस भी अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज आप इस पे एस्पायरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एस्पायरेट कर सकते हैं आप फ्लूइड को, ठीक है। अगर ज्यादा फ्लूइड है तो डॉक्टर कह देता है कि अल्ट्रासाउंड के साथ साथ इसको एस्पायर भी किया जाए, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास जो ड्रेनेज ट्यूब्स हम वो करते हैं ना, ड्रेनेज ट्यूब आफ्टर सर्जरी जो है, जब हम उसको प्लेस कर रहे होते हैं, वो भी हम थ्रू अल्ट्रासाउंड मोडेलिटी करते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं सीटी पे कि सीटी क्या कर सकता है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सीटी इन दिस कंडीशन। अब अगर सीटी पे आप आ जाओ, एक तो ये है कि आपको बेस्ट डायग्नोसिस देगा लॉक्यूलेटेड इफ्यूजन के बारे में। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेशेंट है, वो उसका प्री डायग्नोसिस हुआ है, लॉक्यूलेटेड इफ्यूजन हो सकता है, उसका बेस्ट कौन सी मोडेलिटी है जिसपे हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वो है सीटी, ठीक है। सेकंड नंबर, अगर आपके पास उस फ्लूइड में कोई ब्लड है, ठीक है, तो वो ब्लड आपको अल्ट्रासाउंड पे भी नजर नहीं आएगा, वो एक्सरे पे भी नजर नहीं आता, बल्कि वो हाई इंटेंस नजर आता है ऑन द सीटी। उसका हाउस फील यूनिट पर आपको जो है ना, हाउस फील यूनिट आपको एलिवेट नजर आता है, ज्यादा नजर आता है, ठीक है, दूसरे फ्लूइड के मुकाबले में। तीसरे नंबर पे अपने पास नोट लिख करें कि सीटी जो है ना, ये बेस्ट डिफरेंशिएशन करेगा बिटवीन लंग एप्सिस एंड इम्पाइमा। अच्छा, पहले ये मैं बता दूं ना कि इम्पाइमा और लंग एप्सिस में क्या फर्क है। लंग एप्सिस हम कहते हैं कि जब पस कलेक्शन हो जाए ना, पस कलेक्शन इन द लंग पेरेन्काइमा, ठीक है, जब लंग पेरेन्काइमा में आपके पास पस कलेक्शन हो जाए, और जब पस कलेक्शन हो जाए इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी जानते हो ना, प्लूरल कैविटी जो 2 लेयर से बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लंग है, ये इसकी 2 लेयर्स हैं। अब अगर पस एक्युमुलेशन इस कैविटी में हुई है तो ये है एम्पाइमा। अगर इधर हुई है ना पस एक्युमुलेशन, तो इसको हम कहते हैं लंग एप्सिस। अब सीटी क्या करेगा, सीटी बेस्ट डायग्नोस देगा आपको बिटवीन द लंग एप्सिस एंड एम्पाइमा। अब किस तरह देगा, आपके पास अगर इमेजेस में, अगर हम 2 इमेजेस ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम 2 इमेजेस इस तरह लेते हैं ना, एक इमेज पे हमारे पास जो है एप्सिस हो ना, तो एप्सिस आपके पास हमेशा याद रखिए राउंड होगा, ठीक है। इसका जो लेयर होगा ना, लेयर वो थिक होगा इस तरह, ठीक है, थिक लेयरिंग होगी इसकी, थिक लेयरिंग होगी। तीसरा, हम इसमें जो है ना बॉर्डर्स डिफाइन नहीं होंगे लंग एप्सिस में, ठीक है। लंग एप्सिस में हमेशा याद रखना बॉर्डर्स डिफाइन नहीं होंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इल डिफाइंड बॉर्डर्स है, हमारे पास सीटी पे दिखते हैं, कोई स्ट्रक्चर है जिसके इल डिफाइंड बॉर्डर है, उसका वॉल थिन है और वो राउंडेड शेप है, वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है लंग एप्सिस, ठीक है। अगर एक स्ट्रक्चर आपको दिखती है स्मूथ वॉल के साथ और वो थिन वॉल है और स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ एंड थिन वॉल्ड है, ठीक है, और उसका बिल्कुल स्मूथ बॉर्डर है, बिल्कुल शार्प बॉर्डर है, ठीक है, शार्प बॉर्डर है, वो डिफरेंशिएटेड है अपने जो है ना सराउंडेड स्ट्रक्चर से, तो वो क्या होगा, वो आपके पास इम्पाइमा होगा, ठीक है। तो इस तरह सीटी आपके पास जो है बेस्ट डायग्नोसिस देगा बिटवीन द लंग एप्सिस एंड इम्पाइमा, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास प्लूरल इफ्यूजन के हवाले से सारी की सारी चीजें, जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी आपको बता दी। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्लूरल थिकनेस पे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।